जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए एक नई जानकारी लेके आता हूँ जो कि प्राचीन है, एंशिएंट है, हमारे ट्राइब से रिलेटेड है। और अमरावती के चांगापुर क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पे हमारे बुद्धिजीवी सर से मुलाकात हुई है। मैं पहले सर का परिचय करा देता हूँ। सर जी का परिचय है राजाराम भुरिया जी भिलावेकर और सर जी का अध्ययन पूरे इनके उम्र भर कोरकू ट्राइब पे इनका अध्ययन चल रहा है। तो हमें जब जानकारी मिली और मुझे ये भी पता चला, बड़ी गौरव की बात है कि हमारे तिरुमल कंगाली साहब के साथ इन्होंने कुछ वक्त भी गुजारा है। जब वे पढ़ते थे नागपुर में हॉस्टल में, तो इन्होंने वक्त भी गुजारा है। सो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि कोरकू ट्राइब में ऐसे प्राचीन एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो क्या है, इनके कल्चर में कैसे हमें प्राचीन कल्चर मिलता है, इनसे इनके रूढ़ी प्रथा में हमें क्या मिलता है, इनकी भाषा में हमें क्या मिलता है, ये पूरी जानकारी हम सर से लेने वाले हैं। इसके पहले एक थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि कोरकू ट्राइब पर बहुत कम किताबें लिखी गई है और उसमें से एक सर जी अभी किताब लिख रहे हैं और हमने भी उस किताब को देखा है, बहुत ही अच्छा है। जैसे पब्लिक हो जाएगा वो किताब, आपको चैनल के द्वारा इत्तला किया जाएगा। तो सर जी, हम आपके पास आते हैं। सबसे पहले अलग ब्रेथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर जी, आपके बारे में बहुत सुना था, तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो हर ट्राइब में कस्टम और कस्टमरी लॉ होता है जी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि अगर वो लॉ नहीं है या कस्टम नहीं है तो फिर वो ट्राइब भी नहीं माना जाता। तो कस्टमरी लॉ के बारे में पहले हम जानेंगे। तो आपके इसमें जो नेंग होते हैं, यानी हम क्या कहेंगे उसे, रूढ़ी प्रथा, कोई प्रोग्राम, कोई पुराने पेनों की यानी देवों की पूजा, प्रकृति की पूजा, तो ऐसा क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसको कोरकू ट्राइब बहुत ज़्यादा मानते हैं? सब में महत्व का त्यौहार कोरकुओं का होली है। सब होली हाँ, क्योंकि होली का विशेष क्या है, जैसे ये जो अपन होली का दहन करते कि नहीं, तो वो होलिका से अलग होली माना जाता है ये। यानी अलग यानी कैसे होती? वो बताता हूँ मैं आपको। ऐसा प्रचलित कथा है कि ये एक एडवांस कम्युनिटी की एक लड़की होलिका नाम की, उसके साथ एक भीमला नाम का एक कोरकू आदिवासी का अफेयर हो जाता है, लव अफेयर हो जाता है और वो दोनों शादी करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, एक दूसरे से राजी हो जाते हैं, पर माँ बाप के उनको ये नहीं मिलता, सम्मति नहीं मिलती, कम्युनिटी अलग होने के कारण, कम्युनिटी अलग होने की वजह से कंसेंट मिलता नहीं। तो इस वजह से क्या हो गया कि वो जो भीमला है उसने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया और अपने आप को उन्होंने जला लिया, वो सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में। उसके बाद होलिका को जब पता चले तो उसने शाम में अपने आप को जला ली। तो ये उसकी दंत कथा है और इसी कथा को आज भी लोग मानते हैं। आज भी लोग मानते हैं। आप कहीं भी गए तो पहले आपको सुबह लड़के भीमला को जलाते हुए दिखेंगे 4-5 बजे और 5-6 बजे शाम में होली जलती है फिर। तो ये पूरा गांव वाले एकत्र एक साथ मनाते हैं होली। और उसके तो उस दिन खुशी मनाते हैं कि गम मनाते हैं? वो दोनों बातें हैं, खुशी भी है और गम भी है, दोनों इसके लिए। यानी हम तो ये समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो त्यौहार है धुराडी, जिसे आप होली कह रहे हैं, तो उस त्यौहार में प्रेम कथा को दिखाया जा रहा है। हम आते हैं भाषा की तरफ। प्राचीन द्रविडियन भाषा में ये भी भाषा आती है, जी कोरकू भाषा हम कह रहे हैं। तो इस भाषा में ऐसे कुछ शब्द मिले जो आपको कहीं सिंधु घाटी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता से कोई लिंक होता है? नहीं, वैसे तो नहीं लगा मुझे, पर अंग्रेजी से बहुत मिलता जुलता है सब। अंग्रेजी से मिलता जुलता? अंग्रेजी से बहुत सारे वर्ड्स, मैं जो डिक्शनरी लिखा हूँ ना, उसमें मैं वो अलग ये करके लिखूँगा मैं। अंग्रेजी से सिमिलर है? हाँ, सिमिलैरिटी क्या है उसमें वर्ड्स में? जैसे मैंने पर्सनली देखा है, हम बामादेही गए थे, तो बामादेही में हमने देखा है कि मुठवा कहाँ जाता है तो वो हम में भी मुठवा है ना, ज्ञानी कहते हैं। जो खेड़ा कहते हैं तो हम खिला कहते हैं। हाँ, खेला जो आपका पेन है, हमारे यहाँ वो खिला है, जिसे हम भीमाल पेन के भाई कहते हैं, जो हमारे तालाब बनवाए थे, डेवलपमेंट करवाए थे उन लोगों ने। तो ऐसे कुछ मुझे सिमिलर बातें नज़र आई थी गोंड ट्राइब और कोरकू ट्राइब में। जैसे कि हर ट्राइब में टोटेमिक सिद्धांत है। हालांकि उनको पता नहीं है कि हम में टोटेमिक सिद्धांत है, लेकिन एक्चुअली कोई किसी पेड़ का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी पक्षी का नाम लेकर खुद के सरनेम बनाया है, खुद के गांव बसाए हैं, ऐसे समुदाय बन गए हैं। तो आपके इसमें पेड़, पक्षी, प्राणी का नाम आता है? हाँ,
बहुत सारे तो पेड़ के नाम से ही है, जितने भी जो सरनेम्स है ना, जैसे उदाहरण के लिए मेरा है भिलावेकर है, ओरिजिनल सोसो करके कोरकू में कहा जाता है। सोसो का आपने भिलावेकर कर हाँ, सोसो एक झाड़ है, तो उसको उस पे उसके नीचे लोगों ने संरक्षण लिया। ऐसा कहा जाता है कि भाई जब युद्ध हुआ था तो बचने के लिए जिसको जहाँ संरक्षण मिला वो उसने अपना नाम कर लिया उसको, कि उस सरनेम उन्होंने रख लिए। यानी आपका सरनेम भी पेड़ को लेके आता है। किसी प्राणी के ताकत को, एनर्जी को पूजा जाता है? हाँ, प्राणी तो सभी फिर पूछते हैं। प्राणियों में विशेषकर जैसे सांप को पूछते हैं। सांप को ये अपना शंकर जी का जो है कि नहीं, उसका आराध्य दैवत शंकर जी, अपना शंकर जी को आराध्य दैवत समझते हैं आदिवासी महादेव को, और इससे संरक्षण के लिए पूछते हैं। बाकी तो फिर और प्राणियों को नहीं पूछते। फिर हाँ, इसमें फिर जो अपना गाय है, बैल है, इनको पूछते हैं पोला में। तो जैसे कि हम महादाऊ कहते हैं, महादेव जो आपने बोला वो एक्चुअल गोंडी में वो महादाऊ बन जाता है। तो महादाऊ की हमारे पास जो थ्योरी है वो पंचखंड की है, वो एक्चुअल राजा थे, वो कोई भगवान नहीं थे। तो ऐसी थ्योरी, ऐसी गाथा महादेव की आपके इसमें क्या है? नहीं, महादेव के इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लोग मानते हैं उनको कि भाई हमारा जो निर्माता है वो महादेव है, उन्होंने कुरकुओं को निर्मित किया है, और उस वजह से वो उनको अपना आराध्य दैवत समझते हैं। उसकी कुछ तो दंत कथा होगी शायद। नहीं, दंत कथा वो कि हम उन्हें आंधी रावेन फरावेन और रावेन पेरी और क्या सुकमा पेरी हम कहते हैं। तो यही उत्पत्ति का सिद्धांत इसमें भी आता है जो आप में भी आ रहा है। तो इस सिद्धांत को देखते हुए, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ट्राइब यह जब शुरुआती से आया है तो वो खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उसने खेती में बहुत बड़ी डेवलपमेंट की। तो खेती, बीज बोते समय, फसल लगाते समय, फसल काटते समय, अनाज घर लाते समय वो हरदम उसको पूजता है। तो क्या ऐसा होता है आप? जी हाँ, जी पूजा होता है। सभी फसलों का बोने से पहले नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, और जब गोला करते हैं उस टाइम भी पूजा करते हैं। यानी फसलों की, यानी खेती को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। उनका व्यवसाय ही है, व्यवसाय खेती और मजदूरी। क्योंकि कोरकू में 80% लोग खेतीहर वाले हैं, खेती जिनके पास, और 20% वो मजदूरी करते हैं उसी खेत पे। वो अभी की बात है, लेकिन प्राचीन से देखेंगे तो हर ट्राइब खेती करता था पहले। खेती, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये खेती का सिद्धांत हो गया। अभी हम आते हैं आपके कुछ रूढ़ी प्रथा पर। जैसे कि शादी, हर ट्राइबलों की शादी एक स्पेशल शादी होती है, क्योंकि उनमें बाकी लोगों को जैसा आडंबर नहीं होता, तो वो पेड़ को, पक्षी को, प्राणी को, जैसे मैंने कहा वैसे ही पूछते हैं। तो आपके शादी में, कोरकू के शादी में ऐसा क्या दिखता है जो सबसे अलग है? शादी में 2-3 प्रकार है कोरकू में। ये एक तो अरेंज मैरिज है, उसमें दूल्हा दुल्हन के लिए माँ बाप देखने जाते हैं, दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं, तो उस मुताबिक फिर वो शादी तय करके फिर शादी करते हैं। उस टाइम पे पहले ज़माने में लड़की को, दुल्हन को ले आते थे, दूल्हा के यहाँ आते थे वो, और फिर दुल्हन वालों को, लड़के को ये देना पड़ता था, गोनोम बोले तो दहेज देना पड़ता। तो 1000 रुपये करीब करीब या 500 रुपये ऐसा फिक्स। फिर 1 मन गल्ला, मतलब 12 मन ज्वारी देना पड़ता था, और 1 बैल देना पड़ता था मूंढ करके। ये उसकी रीति रिवाज थे, खेती के लिए हेल्प। हाँ, खेती के लिए हेल्प। तो ऐसा एक वो अरेंज मैरिज हो गया। दूसरा मैरिज भगा कर लाने का, लड़की पसंद है किंतु उसके माँ बाप देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको भगा के ले आने का। और तीसरा मैरिज ऐसा है कि इधर माँ बाप को पसंद नहीं है, दोनों का संबंध, लड़का लड़की में यदि प्यार है, पर माँ बाप चाहते नहीं कि इनका ये एकत्र आए करके, तो ऐसे टाइम पे फिर वो लड़की घर में आ जाते, लड़के के घर में, उसको बोलो होना कहता है। तो इस तरह के ऐसे मैरिज होते हैं। एक हुआ अरेंज मैरिज, दूसरा हुआ लड़का लड़की को भगा के लाता है, और तीसरा हुआ लड़की लड़के के घर चले जाती है। हाँ, तो अगर अरेंज मैरिज छोड़ दे तो बाकी दोनों लव मैटर है। हाँ, दोनों। यानी
आपके समुदाय में हाँ। प्रेम को जी भी महत्व दिया जी, गया, हाँ, जो जी। जैसे आपने होली में भी जी, कहा जी। और शादी में भी कहा। तो सर जी हम आते हैं मृतक संस्कार की ओर कि 99% ट्राइब में मृतक को जो उनका संस्कार होता है वो ज़मीन में दफना नहीं होता है। तो एक्चुअली आप में कैसे होता है? पहले क्या था सर, पहले वो मशान घाट थे ना हर गांव में, तो वहाँ डेड होने के बाद उनको लेके जाते हैं ना, वहाँ उनको ज़मीन में दफना देते थे। पर अभी दफन भूमि बहुत कम हो गए। या ऐसे कह सकते हैं हम विलेज एरिया में है और बाकी ख़त्म हो। हाँ हाँ ना, अभी विलेज में रहते हैं अपन लोग, शहरी एरिया में तो रहते नहीं है। तो फिर अभी क्या, सबके पास खेती है, तो सब लोग फिर खेत में अभी दफन विधि करने लग गए। कोई भी मर गया घर का तो उसको ले जाके खेत में दफना देते। जी जी। फ्यूनरल नहीं के बराबर ही है, जलाने की जो प्रथा है ना, नहीं के बराबर ही है। तो दफनाते ही सब लोग, यानी मिट्टी में ही चले जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है। और मैंने भी जब बामादेवी गया था तो बहुत सारी जानकारी वहाँ से इकट्ठा करी है। तो हम आते हैं गांव की नार व्यवस्था, जो गांव व्यवस्था है, और हर ट्राइब का गांव एक स्पेशल होता है, उसके दिशा का भी बहुत बढ़िया उसको नॉलेज होता है। तो गांव व्यवस्था में बीच में हमें मुठवा नज़र आए थे। तो एक्चुअली हमें मुठवा का कंसेप्ट समझाइए, वो क्या है, कौन से पेन है? मुठवा बोले तो वो गांव का संरक्षण के लिए प्रमुख देवता माना जाता है वो। यानी वो सर्वोच्च शक्ति। हाँ हाँ, गांव का संरक्षण के लिए। साथ ही साथ फिर एक खेड़ा गोमेज होता है, वो गांव के हाँ गांव के बाहर होता है, विलेज गॉड बोलते उसको, खेड़ा गोमेज बोलता, वो एक रहता। तो ये जो खेड़ा गोमेज है, मुठवा को तो दशहरा में ये करते हैं, पर खेड़ा गोमेज से भावई जो रहता है हमारा, वो अपना न्यू ईयर वहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे जनवरी होता है कि नहीं, भावई से आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। भावई यानी ये चैत्र से नहीं हुआ, नहीं, भावई अभी नेक्स्ट मंथ में भावई मनेगा, जिसे हम बैशाख हाँ, जी जी। तो भावई से तब फिर वो खेड़ा गोमेज के वहाँ जाके ये बांस काटते और उसका एक ये बनाते अपना छड़ी जैसा, और उसको ले जाके सब लोग ले जाते हैं और वहाँ भूमका उसका पूजा करते। तो पूजा इसलिए करते, पूजा अर्चना कि भाई इस साल जो फसल आएगी, इस साल अच्छी बारिश होगी, अच्छा फसल आएगा अपने को। और उसके बाद फिर वो लड़के लड़कियां जाके फिर डेडरा माटा करते हो, मतलब नदी जाते और ये जो अपना बेडुक रहते कि नहीं, उनको पकड़ के लाते और फिर उनको लड़कियां सर पे लेके गांव घर घर घूमती, मेंढक को लेकर। मेंढक को लेके। और फिर अनाज जो कलेक्ट होता है वो फिर वहाँ जाके उन लोग गांव के बाहर जाके कहता पेड़ के नीचे वो खाना बनाते सब लोग। वहाँ फिर जो लड़का है, एक मवासी सरनेम की लड़की और फिर दूसरा कोई भी सरनेम का लड़का, दोनों में शादी कराते ऐसे मॉक मैरिज जैसा। और फिर वहाँ वो लोग खा पी के मस्त मज़ा करते और फिर वो इसका ये करते कि अपेक्षा करते कि अपना ये साल अच्छा जाएगा, फसल वगैरह अच्छा आएंगे अपने को। के साल के शुरुआती में खिड़ा मुठवा को बैशाख में ही पूजा जाता है। तो चलिए, एक्चुअली ये भी है क्योंकि हमारे भी समुदाय में बैशाख पूर्णिमा और बैशाख के महीने को बहुत बढ़िया माना गया है। सर्वोच्च शक्ति फड़ा पेन या पेरसा पेन के हम उसी महीने में गोंगो करते हैं। तो हम आते हैं गांव की व्यवस्था पर। जैसे कि एक पाटलाल है गांव को चलाने वाला, पहले तो मुकरदम होता था हमारे इसमें, फिर पाटलाल है, फिर एक गायकी है, फिर एक पुजारी है। तो ऐसे करके गांव की एक रचना होती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग रचना है। तो आपकी इसमें क्या क्या नाम होते हैं? गांव में एक तो पुलिस पटेल रहता था, पुलिस पटेल, एक आड़ा पटेल बोलता, ऐसे दो पटेल होते थे। मेरे ख्याल से पुलिस पटेल तो अब भी नाम आया है, वो प्राचीन तो है नहीं। उसके पहले के अगर नाम पता है? तो फिर एक भूमका रहता था। भूमका बोले तो ये गांव संभालने वाला, जो ये जो अपना डेविल्स जो है कि नहीं, शैतान भूत वगैरह, उनसे संरक्षण के लिए भूमका रहता था। वो खेड़ा गोमेज हो गया, मुठवा गोमेज हो गया, वहाँ पूजा करते हो तो उसके बचाव के लिए। और कहीं झगड़ा फसाद हो गया तो वो लोग पंचायत बिठाते, पंचायत में फिर वो न्याय करते, जिसने अन्याय किया उसको दंड करते, और जिस पे जो अन्याय हुआ है वो पंच बुलाता बिठाता है कि भाई मुझे न्याय दिलाओ करके।
तो फिर वहाँ यदि पंच के इसमें आ गए कि हाँ भाई इसने सही में गुनाह किया है, तो उसके गुनाह के प्रमाण देखते हुए उसको दंड करते हैं और इसको भी दंड करते, इससे भी पैसे लेते, जिसने जो याचिका करता है कि नहीं उससे भी पैसे लेते, पर ज़्यादा पैसे जिसने गुनाह किया उससे लेते, और उन पैसे का फिर वो लोग गोल्ड लेते, दारू लेते और खा पी के वो वहाँ का वहीं उसको मिटा देते, मतलब पुलिस स्टेशन तक जाने नहीं देते, यानी हम नहीं जाने देते थे। यानी आपका कहना ये है कि कोरकू ट्राइब में आपकी एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है, बिल्कुल स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है जिस कस्टम में आपके आती हैं। तो इस न्याय व्यवस्था की रचना कैसे है? जैसे कि आपने बताया कि एक याचिकाकर्ता आता है, उसको हाँ, और दोनों बाजू को सुनने के बाद एक को पनिश करते हैं, ये सिस्टम है। तो इसमें बैठते कौन कौन है पंच करके? इसमें बैठने सभी पूरे गांव वाले बैठते हैं, पर उसमें प्रमुख होता है पुलिस पटेल, आड़ा पटेल, और यदि आप सरपंच आ गए तो ये लोग प्रमुख होते हैं, और फिर गांव के कुछ जो बड़े लोग होते हैं ये सब लोग मिलकर न्याय करते हैं वो लोग। क्या बात है। और यही न्याय व्यवस्था हमें देखनी थी, क्योंकि हम जानते हैं बखूबी से कि ये जो अंग्रेज़ आने से पहले ये पूरी न्याय व्यवस्था पे ही हमारे समाज पूरा निर्भर था, और तब किसी की मजाल नहीं होती थी कि समाज के बाहर वो चला जाए, क्योंकि उसको डायरेक्ट बॉयकॉट भी किया जाता था। है तो ये बॉयकॉट करना आपने सुना है आपके समाज? बॉयकॉट, हाँ, गांव बाहर करना बोलते उसको। हाँ हाँ, गांव से उनको बाहर कर दिए। कौन कौन सी वजह होती थी जब ऐसे उनको एक्शन लेना पड़ता था? एक्शन बोले तो वही समझ लो, पंच बैठे, पंच ने निर्णय दिए और उस निर्णय को माने नहीं तो उनको बायकॉट कर दो, गांव बाहर कर दो, उनको किसी ने मदद करने के नहीं, ऐसे समय पे होता था वो बायकॉट। तो सर जी हम और थोड़ा गहन विषय पर आते हैं। वो विषय ये है कि शारीरिक साक्षरता का प्रमाण हमारे समाज में। तो आज आप देख रहे हैं, आपने बचपन से इस समाज को देखा है, परखा है, अध्ययन किया है, तो साक्षरता के बारे में आज कितना बदलाव हुआ है और कितना होना चाहिए? साक्षरता का प्रमाण तो अभी भी नहीं के बराबर ही है साहब। अभी आप पूरा मेलघाट में 2.5 लाख के करीब करीब कोरकू है, तो उसमें ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 के करीब करीब हो सकते हैं 2.5 लाख में। उसमें 40 एक डॉक्टर्स हुए, 20 एक इंजीनियर्स हुए, और मेरे जैसे फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स है वो 100-150 के करीब करीब है। बिल्कुल उंगलियों पे गिनने इतने लायक है। उसमें भी नौकरी में नहीं है। एक ट्रेजेडी क्या हो गया, अभी मैं जैसे MPSC होके ऑफिसर करके लगा मैं, उसके बाद मैंने अभी तक एक भी MPSC कैंडिडेट देखा नहीं। मेरा एक विद्यार्थी लगा मवासी करके, वो डिप्टी कलेक्टर करके सिलेक्ट हुआ, हम दोनों ही MPSC में आए। उसके बाद फिर आज अपना एजुकेशन का स्तर, ये जो आश्रम स्कूल की वजह से बढ़े है, और आश्रम स्कूल के जो स्टैंडर्ड है वो उतना नहीं है, अपने बच्चे इतने आगे नहीं आ रहे। वो 12वीं तक जा रहे हैं, 12वीं पास या फेल होके वहाँ को वहीं जा रहे हैं, या तो फिर कुछ लोग आगे आए, ग्रेजुएशन PG वगैरह किए है, पर वो आर्ट्स कॉमर्स में किए है, तो इस वजह से कंपटीशन में भी उतर नहीं पा रहे वो लोग, और वो उनमें जिद भी नहीं है। जो जिद मैंने SC लोगों में देखा साहब, SC में जो जिद है वो अपने ट्राइब में कहीं भी नहीं है। अब तो आपने ये कहा, बड़ी दुख की बात है कि आपके बाद आपके स्टूडेंट ने सिर्फ MPSC में इंटर किया और बाकी किसी ने किया, तो इसकी क्या वजह होगी? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ आ नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण? नहीं है साहब, उनमें जुनून नहीं है। और दूसरी बात, अपन घर से अच्छे हैं, खाते पीते हैं, जैसे SC है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो एडवर्स सिचुएशन में वो फाइट करते। और हमारे घर में क्या है, अपने घर में सब कुछ है, खाने को तो 2 टाइम मिलना ही मिलना है, खेत होने की वजह से माँ बाप कर रहे, इस वजह से ये बिल्कुल निश्चिंत है। उनको ये नहीं है कि भाई मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, ऐसे उनमें कुछ भी ये नहीं रहा। मैंने देखा अपने हॉस्टल में, अब मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी रहा, विभागीय समाज कल्याण अधिकारी रहा, मैं खुद भी हॉस्टल में 5वीं से रहा, तो उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे तब के बच्चों में जो जुनून था सर पढ़ने का, धारणी में, आप यकीन नहीं करोगे, 5वीं से 11वीं तक पूरे कोरकू के बच्चे फर्स्ट क्लास आते थे, पहले नंबर से पास होते थे। उसमें अबव 90% सभी सब्जेक्ट में मिलते थे सर, अबव 90। और जो अदर लोग थे जैसे मुसलमान हो गए, कलाल हो गए, ट्यूशन के बावजूद भी कोरकू को क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो इतने उनमें पढ़ने की ये थी, जिद थी।
अब वो जिद नहीं दिख रहा सर। जैसे आप कंगाले साहब वगैरह थे उस टाइम पे अलग ही बात थी सर, हमको कुछ तो अचीव करना है। हाँ, अभी वो ऐसा अचीवमेंट के बारे में ये सोच नहीं रहे, इनको बस कैसे भी पढ़ लेना है और पढ़ लेने के बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो भी नहीं करते सर। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि उन्हें जब मोटिवेशन मिलना चाहिए तब मिल नहीं रहा है, या ये भी कारण हो सकता है कि जब उनके हाथ में जब किताबें आनी चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में कुछ और आता होगा। मेरी नज़र से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को जब सही टाइम पे मोटिवेशन मिलता है एजुकेशन के बारे में तो वो सही निकल जाते हैं। और उसका अगेंस्ट टोटली एससी वालों का है। आप एससी वालों में देखिए सर, मैंने देखा जो जुनून उनमें है वो अपने समाज में थोड़ा सा भी नहीं है, 25% भी नहीं है। मैं जब नागपुर में था जिला समाज कल्याण अधिकारी, तब मुझे एक लड़का बोर्ड में सेकंड मेरिट आया था एससी का, तो उसका सत्कार के लिए मुझे बुलाया। मैं जब गया ना सर, तो ऐसा 10 बाय 10 का झोपड़ी था, वो सेकंड मेरिट में आया उस टाइम पे 10वीं में, और लाइट भी नहीं उनके घर में। बताइए, माँ बाप है तो मजदूरी करते। तो वो उसको लड़के को मैंने पूछा, क्यों ना बेटा तू कैसा क्या अभ्यास करता है? सर बोले मैं इसके लाइट के नीचे, खंभे के लाइट के नीचे पढ़ता था। बोले हमें बहुत मेहनत करनी है, तो में जिद लाना पड़ेगा सर, जिद लाना, मोटिवेशन करना पड़ेगा। और उनके क्या ये जो बच्चे हैं ना, इनको सर अपने को एकत्रित करके उनको एडवाइस करना पड़ेगा। पहले आपने जो 2 प्रसंग बताए उस प्रसंग से ये सिद्ध होता है कि सक्सेस पाने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको जिद और मेहनत दोनों चाहिए। तो एक पॉइंट छूट गया था, हर ट्राइब में 3 खंड होते हैं या 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा पॉइंट में माना जाता है। एक अन्न, दूसरा जो जीव है, यानी हम गोंडी में उसको जावा जीवा जाड़ी कहते हैं। तो अन्नकूट, जीवाकूट और जाड़ीकूट। जाड़ीकूट यानी जड़ी बूटी। हम उसे आयुर्वेद नहीं कहेंगे क्योंकि वेदों के पहले के हम लोग। हाँ, तो जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी पे ये समाज के लोग कितना जानते हैं? वनस्पति, औषधियाँ। वनस्पति तो अभी बहुत कम लोग जानते हैं सर, पहले जानते थे। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज की अभी ये 150 साल की बात भूल जाइए। अब प्राचीनता में क्या था? प्राचीनता में वो जड़ी बूटियाँ तो थी सर, उसी के भरोसे लोग जीते थे ना। तब दवा खाना नहीं था, कुछ नहीं था, तो जड़ी बूटी लाते थे और वो खिला पिला के बीमारी ठीक करते थे वो। इसलिए ज़्यादा जंगल के सानिध्य में ही रहते। हाँ, जंगल में रहते थे और जंगल में उनको खाने को भी मिलता था और अपना औषधोपचार के लिए भी जड़ी बूटियाँ मिल जाती थी। यानी आज ये कितने % कम हुआ है ये जड़ी बूटी ज्ञात रहने वाले लोग? बहुत कम हो गए सर, ना के बराबर ही है, ना के बराबर ही है। यानी आपके कहने के अनुसार हमारे कोरकू ट्राइब में भी हमारे रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, जो पुरानी जानकारी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और एजुकेशन का स्तर भी धीरे धीरे गिर रहा है। बहुत सर, एजुकेशन बढ़ रहा है पर क्वालिटी नहीं है उसमें, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी रहते तो अभी तक बहुत अपने लोग आगे आ जाते थे। तो चलिए सर जी, एक लास्ट आपसे सवाल है। वो सवाल ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे दुनिया के कोरकू ट्राइब, गोंड ट्राइब, मीना ट्राइब, भील ट्राइब, माड़िया ट्राइब, सब ट्राइब यहाँ पे हमारी चैनल को देखते हैं, तो दर्शकों से क्या बात करना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जीवन के पूरे तजुर्बे के अनुसार? जी, मैं सर अपने आदिवासी भाइयों बहनों से यही उम्मीद करूँगा कि सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को जितना हो सके उतना शिक्षण प्रदान करें, हायर एजुकेशन प्रदान करें, और फिर बाद में हम में जो कुप्रथाएं हैं, जो खराब चाली रीतियाँ हैं, वो छोड़े। जैसा अंधविश्वास, जैसे पूजा पाठ का मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको दवाखाना ना ले जाते हुए पुजारी के पास ले जाए, किसी मांत्रिक के पास। हाँ, मांत्रिक के पास। फिर वो बकरा खड़ा करेगा या मुर्गा खड़ा करेगा, और फिर जब तक वो ख़त्म होने के टाइम में आता तब तक फिर वो दवाखाना लेके जाता। तो वो एक जो अंधविश्वास है वो ख़त्म होना चाहिए। फिर जो खराब जो ये है, क्या बोलता हूँ, दारू है, गांजा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये इसका नशा मुक्त हो जाना चाहिए अपने समाज में, और अंधविश्वास से फिर दूर हो जाना चाहिए सर। ये जो अंधविश्वास जो अपन मानते हैं ना,
परिवार लोग अपने को बताते कि भाई ऐसा हम ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, तो अपन फिर वो अंधविश्वास के चक्कर में फिर बलि देना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कोई अपना अचीवमेंट नहीं है सर, उसको अपन ने त्याग देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और फिर जो अच्छाइयाँ हैं अपने में, उसको ये करने के लिए अपने जैसे जो लोग हैं समाज में, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ऑफिसर्स है, इनका भी एक कर्तव्य बनता है कि अपना समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, या तो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं तो गाइडेंस तो भी देने का कि भाई कैसे अपने समाज को एकत्रित करने का, अपने समाज को कैसे अन्याय अत्याचार से बचाने का। इसके लिए फिर अपने को एक होना चाहिए। जब तक हम एक नहीं होंगे, हम में एकता नहीं लाएंगे, तब तक हम पिसते ही रहेंगे, हम पर अन्याय होते रहेंगे। इसलिए सबने एकजुट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी। दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा एक चीज़ कि सर जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी अनजाने में, कि हम जो लोग हैं, मैं भी ट्राइबल कल्चर का रिसर्च करता हूँ, आपको पता होगा। तो ये जो रिसर्च हम करते हैं, तो इसमें हम एक बात ध्यान रखते हैं कि किसी को भी हमें अंधश्रद्धा में नहीं डुबाना है। लेकिन एक्चुअली सर जी ने कहा कि हम जब विलेज एरिया में रहते हैं तो कोई मांत्रिक जैसा एक भोंदू आदमी हमारे लोगों को घेर लेता है। जब तक वो सीरियस ना हो जाए तब तक लोगों को चूस लेता है, और फिर जब लास्ट स्टेज आती है तो हम हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों से, ऐसे भोंदू लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विलेज एरिया में बहुत बड़ा रोग है कि लोग कुछ भी हो जाए तो पहले उस मांत्रिक के पास जाते हैं, और उस मांत्रिक का बिजनेस पूरा का पूरा इस ट्राइबलों के पैसों पे चल रहा है। तो इस चीज़ों को हमें समझना है। और दूसरी बात सर जी ने यही कही कि किसी भी समाज को हम ये नहीं कह सकते कि ये समाज पीछे है वगैरह वगैरह, क्योंकि उस समाज के कुछ सुशिक्षित लोगों को ही मिलके अपने बाकी लोगों को हाथ देना पड़ेगा, तब जाके पूरा समाज सुशिक्षित होना पड़ेगा। सर जी से मिलके ये बहुत बड़ा मैसेज मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका अलाइव ब्रेथ पे पूरा और एक बार स्वागत है, और आपने टाइम निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। मैं तो घर बैठे सब कुछ ले रहा हूँ, आप लोगों का वजह से हो पाया ये। जी जी। तो दोस्तों आपका किताब कब आएगा वैसे? मेरा किताब सर अभी वो मैंने टाइपिंग के लिए दिया है, एक आध महीने में तो हो जाना चाहिए सर। जी जी ठीक है। तो आप एंड तक जी जब भी हो तब आप हमें इत्तला कर दीजिए, दर्शकों को हम भी बता देंगे कि आपका किताब वो उत्सुकता से पढ़े। तो दर्शकों यही मिलते हैं, यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।